हाय गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट लेवल एकेडमी। आज हम शुरू करते हैं क्लास 6 के चैप्टर 3 की बात करते हैं। जो हमारी साइंस की सीरीज चल रही थी, कुछ कारणों की वजह से बीच में रोकनी पड़ी। आज से वापस कंटिन्यू करते हैं और अब कंप्लीट साइंस की मैराथन करेंगे। तो शुरू करते हैं, आज के चैप्टर 3 की बात करते हैं, जो है पदार्थों के पृथक्करण पर बात करता है, यानी कि सेपरेशन ऑफ जैसे थिंग्स। कोई भी पदार्थ होता है ना, उसका पृथक्करण क्यों करते हैं। जैसे कई सारी चीज़ें होती हैं, उनका मिला करके हम जैसे पहले मिक्सेशन करते हैं या मिश्रण बनाते हैं, या फिर कुछ जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, उनका पृथक्करण किया जाता है। जैसे ज़मीन में से फॉर एग्जांपल कोई खनिज मटेरियल निकालते हैं, तो सोना चांदी है, वो धातु है ना, मेटल, वो डायरेक्ट नहीं निकलते। उनका जैसे है ना, वो अयस्क के रूप में और निकलता है, वो साथ उसका अलग अलग सेपरेशन या पृथक्करण किया जाता है, जिससे वो प्योर चीज़ हमें मिलती है। तो उसके बारे में थोड़ा बेसिक से पढ़ेंगे हम, और आगे जैसे जैसे क्लासों में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में थ्योरी पढ़ते हैं। बोला है कि हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। बिल्कुल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप हम भी अपने घरों में देखें। जैसे हमारी मम्मी चाय बनाती है, हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय को छलनी से छान कर पीते हैं, क्योंकि उनमें जो मटेरियल होता है, पदार्थ होता है ना, वो पीछे बच जाता है और प्योर चाय है वो हमें मिल जाती है। तो पृथक्करण के बारे में इसमें टोटली समझाया गया है। आगे बात करते हैं, जैसे ये है चाय की पत्तियों को चाल नित्र यानी कि छलनी होती है ना चाय छानने की, उससे अलग किया जाता है, यानी कि पृथक्करण किया जाता है। ये एक सेपरेशन का एग्जाम्पल है। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करना, बिल्कुल। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, बिल्कुल। जैसे हमारे घर में अगर गाय भैंस है किसी के, या हम कहीं जगह देखते भी हैं, तो जैसे दूध होता है ना, उनसे पहले दही बनाया जाता है, उसके बाद में उसका मंथन किया जाता है, जिससे हमें मक्खन प्राप्त होता है, छाछ प्राप्त होती है, कई सारे पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो उसका भी एक सेपरेशन करते हैं। आपने नमकीन दलिया या पोहा खाया होगा, इसमें बोला गया है कि आपने ये खाया तो इसमें मिर्च होती है, खाने से पहले सावधानपूर्वक बाहर निकालते हैं, यानी कि अगर हम सोचते हैं कि इसको बाहर निकाल लेते हैं कहीं मुंह ना जल जाए, तो इसका हम क्या करते हैं, पृथक्करण करते हैं, बिल्कुल। तो हम दैनिक जीवन में भी ऐसी बहुत सारी गतिविधियां करते हैं, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर अज्यूम करना है। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा जाता है, आप क्या करेंगे। इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे, बिल्कुल। आम और अमरूद रखें तो हम उनमें से या तो आम को उठा करके अलग बर्तन में रख देंगे या फिर अमरूद को रख देंगे। तो यहाँ है कहने का मतलब है कि जैसे ठोस चीज़ें हो गई या जो बड़ी चीज़ें, उनका पृथक्करण आसानी से होता है, बिल्कुल। अब आगे क्या बताइए, देखिए यहाँ पर है ना, जैसे दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है, हमारी दादी जी या मम्मी जी ऐसे करते होंगे। तो ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, बिल्कुल। जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, उनको पृथक करना बिल्कुल सरल होता है। परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हो, तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा, बिल्कुल। जैसे बहुत छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हो गए, तो उनको पृथक करने में हमें थोड़ी मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़े ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। और हो सकता है कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत बारीक होती हैं, उनको पृथक करना भी मुश्किल होता है। देखिए, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीन कर पृथक करना सोचना भी संभव, बिल्कुल। नमक, जैसे एक बर्तन में हमने नमक और मिट्टी डाल दी, तो उनको हाथ से ऐसे छांट छांट के पृथक करना मुश्किल होता है। उनको हो सकता है उनके लिए अलग अलग पृथक्करण विधियाँ हो सकता है उनके अंदर पानी डाल के उनका अलग से छाना जाए। तो इसमें बताया गया कि पृथक्करण की बहुत सारी टैक्टिक्स होती है, विधियाँ होती है। देखिए पहेली क्या सोच रही है इसके बारे में, इसके भी थोड़ा ख्याल करते हैं। परंतु पहेली ये जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों है, बिल्कुल। ये बेचारी सोच नहीं पा रही, ये कह रही कि इनको अलग क्यों करें, यानी कि धरती गोल है तो गोल ही है, या घूमने रहे तो हम इस पे रिसर्च क्यों करें। तो पहेली को समझाना चाहिए कि कई सारी चीज़ें होती है जो इम्पोर्टेंट होती है, और कई सारी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, उनको पृथक करना जरूरी होता है। तब इसको पहेली को भी थोड़ा बहुत समझाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं,
उनसे हम समझेंगे। आई होप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं, ये भी पहली वाली बात कर रहा है। तो आते हैं इन दोनों को समझाते हैं। जैसे यहाँ पर पृथक्करण प्रक्रम लिखे हैं, कुछ चीज़ें रखी हैं बिल्कुल, और उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक करते हैं बिल्कुल। हमें पृथक करने का कोई रीजन होता है, वो कहते हैं ना कि कुछ होने की कुछ वजह होती है बिल्कुल। पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं बिल्कुल, जैसे चावल से पत्थरों को पृथक करना। जैसे चावल आता है हमारे अंदर, तो उनके अंदर कुछ छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, तो उनको पृथक कर दे। क्यों करते हैं, कारण बताएं। दो भिन्न तो उपयोगी पदार्थों को पृथक करना बिल्कुल। अब चावल उपयोगी है, पत्थर उपयोगी नहीं है, तो पत्थरों को हटा दिया जाता है। इसमें क्या है कि हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं बिल्कुल, जो पत्थर होते हैं ना उनको हम हटा देते हैं। ठीक बात। नेक्स्ट बात करते हैं, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करते हैं बिल्कुल। दूध होता है ना, उनसे हम दही बनाते हैं, फिर उसका मंथन करते हैं ना, तो हमें मक्खन प्राप्त होता है। रीजन क्या है, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना बिल्कुल। हमें ना मक्खन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मक्खन को हम निकाल लेते हैं। उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होती है छाछ वगैरह होती है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको अलग करते हैं। तो इनका वो कहते हैं कि अलग अलग पदार्थ मिलता है, एक महंगा बिकता है, एक उस कम होती है रेट। नेक्स्ट इसमें क्या है कि हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं बिल्कुल। मक्खन निकालते हैं, उसके बाद में कुछ अशुद्धियाँ बचती है, हालांकि वो छाछ भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उनको पृथक कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि चाय की पत्तियां हैं उनको पृथक करना। इसमें है कि हानिकारक अवयवों तथा अशुद्धियों को दूर करना बिल्कुल। चाय की पत्तियां होती है ना, तो उनके अंदर कुछ अशुद्धियां भी होती है, कुछ और भी घास फूस के पत्ते होते हैं, तो उनको भी पृथक करते हैं ताकि वो अशुद्धियां अलग हो जाए। हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं बिल्कुल। ठीक बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्या है कि हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हम उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है बिल्कुल। कोई भी पदार्थ होता है ना, मटेरियल होता है ना, तो उनको पृथक करते हैं ना, तो उनके अंदर हमारा यही टारगेट होता है कि जो हानिकारक है या कम इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, तो उनको बाहर निकाल लिया जाए, ताकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बच जाए बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है, पृथक किए जाने वाले पदार्थ के कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। यानी कि कई सारे पदार्थ होते हैं, जैसे कुछ ठोस होते हैं, कुछ द्रव होते हैं, कुछ, तो उनको अलग अलग उनकी कह सकते हैं, उनकी अवस्था हो सकती है। ये पदार्थों की 3 अवस्थाएं होती है, यानी कि मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। आगे आप पढ़ोगे तो इसकी और भी अवस्थाएं होगी। इंपॉर्टेंट आपके लिए अभी ये है, जैसे ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकती है बिल्कुल। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों कि ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं, उनके गुण धर्मों में अत्यधिक भिन्नता होती है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि आपको अगर कई सारी छोटी चीज़ें हैं, ये ठोस हो गई या द्रव है, तो उनका पृथक्करण कैसे करेंगे और उनकी करने की विधियाँ क्या है, वो आप सीखेंगे तो आपके डेली लाइफ में, कह सकते हैं दैनिक जीवन में भी काम आती है, और एग्जाम में तो आएगी। तो इसके बारे में पृथक्करण की विधियाँ पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 4-5 विधियाँ बताऊँगा, इंपॉर्टेंट है। पृथक्करण की विधियाँ देखिए। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में बिल्कुल करते हैं। हस्तचयन विधि, ये नॉर्मल विधि कह सकते हैं। जैसे हस्तचयन विधि से, जैसे हमारे घर में होते हैं, दादी जी है, मम्मी जी है, तो जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, तो उनमें से कंकड़ पत्थर होते हैं, उनको हाथों से कह सकते हैं हटा सकते हैं। हस्तचयन का मतलब भी आप देखिए कि हस्त का मतलब हाथ हो गया, हाथों से चयन करना। बड़े बड़े कई सारे कंकड़ पत्थर हो गए, तो उनको हाथों से हम पकड़ करके हटा सकते हैं, अलग करते हैं, दैट इज हस्तचयन विधि। तो इसके बारे में थ्योरी पढ़ते हैं। जैसे दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए बिल्कुल। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप एक कागज पर एक ही प्रकार के अनकण, यानी कि एक ही प्रकार के कणों को देखते हैं, या फिर उनके अंदर कुछ अशुद्धियां भी होती है? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे या अन्य कणों को पृथक कीजिए बिल्कुल। कुछ जैसे मार्केट से पदार्थ लाते हैं, अनाज की थैली वगैरह, तो उसमें कभी कभी भूसा आ जाता है, कभी कंकड़ पत्थर भी आते हैं, क्योंकि जब किसान खेती करते हैं ना, तो फिल्ट्रेशन में भी कई सारी अशुद्धियाँ बच जाती है, तो वो साथ में पैक होती है, तो उनको बाद में पृथक करते हैं। तो हस्तचयन विधि का उपयोग गेहूँ है, चावल है, दालों है, कुछ बड़े मिट्टी के कण हैं, पत्थर है तथा भूसे को पृथक करने में करते हैं बिल्कुल। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हस्तचयन विधि में क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। तो हस्तचयन विधि के अंदर सोचिए दिमाग में कि हाथों से जिसको हम चयन कर सकते हैं, यानी कुछ बड़े टुकड़े हो गए, भूसे हो गए, कण हो गए, वो हस्तचयन विधि। ये आपके क्वेश्चन में भी दे रखी है, तो इसको आपको साथ साथ में याद करते रहना। हस्तचयन विधि आएगी, आसन विधि आएगी, छलन विधियाँ, कई सारी विधियाँ बताऊंगा मैं। ऐसी अशुद्धियों की
मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती। बिल्कुल बड़ी कण होते हैं ना, उनकी मात्राएं कम होती है, हालांकि उनको हाथ से छांट सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि छोटे छोटे कण होते हैं ना, महीन कण बहुत सारे होते हैं, तो उनको हाथों से छानना मुश्किल होता है। तो उनके बारे में बात करते हैं। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। बिल्कुल, जैसे कम अशुद्धियाँ होती है ना, तो उनको छानना आसान होता है, या कह सकते हैं आसानी से उनको पृथक कर सकते हैं। जैसे अनाज से पत्थर के टुकड़ों को हस्तचयन विधि से, ये देखिए भैया जी अलग कर रहे हैं अनाज के अंदर से कुछ कंकड़ पत्थर। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब मजा आएगा। देखिए आपने हस्तचयन विधि पढ़ ली, अब आएगी थ्रेशिंग विधि। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट है, ध्यान रखना। थ्रेशिंग विधि, थ्रेशिंग विधि जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे जो खेती करते हैं, तो उनको मालूम होता है थ्रेशिंग विधि क्या होती है। उसके अंदर क्या होता है, जैसे कभी कभी अनाज होता है, तो अनाज निकालने के लिए भी हम अनाज है, भूसा है, अलग अलग उनके घास है, उनको अलग करने के लिए थ्रेशिंग विधि का यूज करते हैं। जैसे आपने खेत अथवा खलिहान में सूखी डंडियां, सूखे पौधे या गट्ठर देखे होंगे। जैसे बहुत सारे होते हैं ना हमारे खेतों के अंदर, गेहूं के ऐसे गट्ठर पड़े रहते हैं, तो उनको है ना मशीन के द्वारा, थ्रेशिंग के द्वारा उनके अंदर से गेहूं अनाज निकाला जाता है। क्योंकि हाथ से निकालना मुश्किल होता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। जैसे पौधे से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। बिल्कुल, जैसे हम नए नए बाजरा है या गेहूं है, तो उनको काटते हैं, तो उनके अंदर वो कह सकते हैं थोड़ी पानी की मात्रा होती है, तो उनसे अनाज निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उनको पहले सुखा देते हैं धूप के अंदर, तो एक दो दिन धूप में पड़े रहते हैं तो सूख जाते हैं, फिर उनको थ्रेशिंग से आसानी से उनसे अनाज निकाल दिया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। बिल्कुल, आपको अगर देखा होगा आपने खेतों में, तो जो अनाज के पौधे होते हैं ना, तो उनके ऊपर है वो अनाज लगते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगी अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। इतने सारे गट्ठर होते हैं, आपको पता होगा किसी के 10 बीघा में, 20 बीघा में बड़ी बड़ी जमीनें होती है, तो उनमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारे अनाज के गट्ठर होते हैं। तो उनको हाथों से तो कितना टाइम लगेगा, और निकालना भी मुश्किल होता है, तो उनको मशीनीकरण के द्वारा निकाला जाता है। किसान अन्न कणों को सूखे पौधे कि इतने गट्टरों से अनाज को कैसे पृथक करते, थोड़ा दिमाग लगाइए, कैसे करते होंगे। आपको अगर कोई पूछे कि इतने सारे कणों को, आप सोचेंगे कि सर हम आराम से बैठे करेंगे। कब तक करोगे भाई, टाइम लगेगा। तो थोड़ा दिमाग से सोचिए कि इसमें हम कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, कोई तकनीक यूज़ सकते हैं। ये जो थ्रेशिंग वगैरह विधियाँ बनी हैं, ये भी किसी ने सोची होगी कि अनाज में निकालने में टाइम लगता है, लेबर ज़्यादा लगती है, तो क्यों ना कोई थ्रेशिंग विधि अपना ले जाके आसानी से हम इसका पृथक्करण कर सकते हैं। बिल्कुल, तो नेक्स्ट बात करते हैं आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, जैसे आम होते हैं ना, तो उनको तो हम आसानी से तोड़ करके पृथक कर सकते हैं, आम हो गया, अमरूद है, परंतु अन्न कण आम और अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। बिल्कुल, इसलिए इनको इनको या इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होता है। किसको, अनाज के कणों को, इनको डंडियों से तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। देखिए ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि मोस्टली कि थ्रेशिंग की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो यहाँ से याद रखना है कि सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। यानी जैसे खेत के अंदर जो सूखी अनाज की डंडियाँ होती है ना, जो गट्ठर होता है ना, उनके ऊपर से अनाज को पृथक करना थ्रेशिंग विधि होती है। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर अन्न कणों को पृथक किया जा सकता है। बिल्कुल, जब हम हाथों से निकालते हैं ना, तो इसको पीटा जाता है, पीट कर निकाल सकते हैं, या मशीनों के अंदर पीस करके मशीनीकरण द्वारा भी इसका अनाज निकाल सकते हैं। कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का उपयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारे अगर अनाज के कण होते हैं ना, तो उनको हाथों से या बैलों के माध्यम से निकालना मुश्किल होता है। कभी कभी जैसे पहले के समय थ्रेशिंग नहीं थी, तो उस समय आमतौर पर बैलों का प्रयोग करते थे, और उनको पीस करके अनाज निकाल लिया। जैसे ये पर निकाला जा रहा है थ्रेशिंग से, यहाँ पर पीट करके, या जैसे इसको पीस करके, तो ये थ्रेशिंग विधि हो गई। देखिए पहले मैंने आपको कौन सी बताई थी, हस्तचयन विधि, याद रखता रहना है। आप लास्ट में क्वेश्चन, जैसे पूरी क्लास खत्म होगी ना, तो आपको एकदम कंप्लीट जो भी विधियाँ होगी, जितनी विधियाँ होगी, वापस पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको पूरी मुख जबान याद हो जाएगी। मैं उस तरह से करूँगा, तो मैं रिवाइज करूँगा इसका। देखिए रिवाइज करने का क्या मतलब होता है कि आपको कोई भी ना सवाल हो, क्वेश्चन होता है ना, वो याद हो जाता है, या वो डेफिनेशन याद हो जाती है। आप अगर है ना कोई भी, कितनी भी किताबें है ना, एक बार पढ़ोगे ना,
तो आपको याद नहीं होगी। आप बार बार उनको रिवाइज कीजिए, 1-2 बार करोगे तो आसानी से याद हो जाएगी। यही टेक्निक होती है। कई लोग कहते हैं कि सर हम याद कैसे करें, याद नहीं रहता है। तो इसका एक ही दवाई, रामबाण दवाई है कि इसको बार बार रिवाइज कीजिए। अगर एक बार टॉपिक को पढ़ लिया ना तो वापस से उसको दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि हाँ इसका मतलब ये होता है, और याद होने लग जाता है। तो मैंने हस्तचयन विधि बताई आपको, तो उसमें क्या होता है मेरे को बताइए। हस्तचयन में होता है कि हाथों से जिनको हम पकड़ करके या छांट देते हैं अलग, बिल्कुल। उसके बाद में हम कौन सी विधि की बात की थी, थ्रेशिंग की बात की। थ्रेशिंग में क्या होता है कि जब बहुत सारा अनाज होता है ना, तो उस अनाज को ऊपर तक हाथों से करने में टाइम लगता है या थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसको थ्रेशिंग से, मशीनों से या बैलों से अलग कर सकते हैं। तो 2 विधियां मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है निष्पावन। देखिए थ्रेशिंग हो गई, हस्तचयन हो गई, अब निष्पावन में क्या होता है इसके बारे में। निष्पावन के अंदर मैं आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ। जैसे निष्पावन के अंदर जैसे कोई मिश्रण होता है ना, तो कोई द्रव हो गया है, तो उनको है ना हस्तचयन से या कह सकते हैं कि थ्रेशिंग से अलग करना मुश्किल होता है। या कोई सूखी चीज़ें हो गई या कुछ मिक्सर हो गया, कोई द्रव हो गया, तो उनको अलग करना कह सकते हैं हाथों से मुश्किल होता है। तो उसके लिए निष्पावन विधि का प्रयोग करते हैं। तो निष्पावन विधि में थोड़ी थ्योरी जान लेते हैं। निष्पावन क्या होता है, यह वर्ड भी याद रखना, इससे निष्पावन को ऐसे लिखा जाता है। सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाना है। जैसे कई आपके पास पाउडर है, सूखी रेत डाल दी, उसके अंदर कुछ और पीस के डाल दिया, तो उसे एक मिक्सर बन गया, तो उसमें कई सारे कण मिक्स हो गए, तो उनको अलग करने की बात हो रही है निष्पावन के अंदर। तो इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र पर ऊपर रखिए, यानी कि बहुत सारा आपने मिश्रण बनाया, फिर उसका समाचार पत्र पर या एक कागज पे इकट्ठा किया। मिश्रण को ध्यान से देखिए, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग कण दिखेंगे क्योंकि आपने अलग अलग मिलाए हैं। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सारे छोटे होते हैं, इनको अलग नहीं कर सकते एक साथ में। क्या दोनों अवयवों के कणों को आमाप समान है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि छोटे छोटे माप है, कोई थोड़ा मोटा है, कोई बहुत छोटा है। क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? बिल्कुल नहीं, हाथ से इनको नहीं पकड़ सकते, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। क्या आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए। अब आपसे ना इसके बारे में, निष्पावन के बारे में जानकारी आ रही है। आप इस मिश्रण को खुले में ले जाना है, किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए, मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखना है। बिल्कुल, जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है ना, उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे पिछले। देखिए हमारी मम्मी जी या दादी जी है ना, जब अनाज को साफ करते हैं ना, तो इस प्रकार का एक छाछ होता है, आपको पता होता है, उसके अंदर है ना डालते हैं गेहूँ डालते हैं, फिर उसको है ना हवा में खड़े होकर के हाथों में पकड़ करके उनको है ना हवा के अंदर नीचा उड़ेला जाता है। यानी जैसे कोई हो गया त्रिपाल हो गया उसके ऊपर, तो उससे क्या होता है कि हवा जब चलती है ना, तो उसके अंदर जो भूसा होता है ना, वो उड़ के चला जाता है आगे, और जो अनाज होता है वो इस पे गिर जाता है, जिससे उनको पृथक्करण कर सकते हैं। ये निष्पावन का कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्मूला है। इसको थ्योरी की बजाय आप समझोगे तो आसानी से समझ में आएगा। बिल्कुल, क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? नहीं गिरते। जो भारी चीजें होती हैं वो सीधी नीचे गिर जाती है, जो हल्की होती है वो हवा के झोंके से आगे चली जाती है। क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? बिल्कुल। क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? बिल्कुल हो गई, क्योंकि हल्की चीजें हो गई ना, वो हवा के माध्यम से आगे चली जाती। देखिए ये यहाँ पर पूरा बताया गया है। थोड़ा थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि ही निष्पावन होती है। ये आंटी जी है ना, ये निष्पावन नहीं कर रहे हैं। आप फोटो देखोगे ना तो आपको आसानी से याद होगा, इसलिए फोटो का प्रयोग करते हैं। निष्पावन में क्या होता है कि जैसे ये अनाज है, हवा इस तरफ चल रही है, तो ये सूप होता है छाछ, इसके अंदर अनाज डाला, तो अनाज से भूसा है वो हवा के माध्यम से हल्का होता है, तो आगे चला जाता है। आगे क्यों जाता है? क्योंकि हल्का होता है, और हल्की चीज़ें हवा में उड़ जाती। जो भारी चीज़ें होती हैं ना, वो उड़ नहीं पाते आसानी से, और वो नीचे गिर जाती। ये हो गई निष्पावन विधि। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे डीपली है ना आपको ना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जितना मैं डीपली करवा रहा हूँ ना, उससे मुझे नहीं लगता कोई टॉपिक आपके कन्फ्यूजन में रही। जैसे वापस रिवाइज करवा देता हूँ। हस्तचयन में क्या था कि जो बड़े कंकड़ थे, पत्थर थे, उनको हाथों से पकड़ करके या हटा करके अलग कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद में क्या था? थ्रेशिंग थी। थ्रेशिंग में क्या करते हैं कि जो बहुत सारा अनाज होता है उनको निकालने के लिए
थ्रेशिंग का यूज करते हैं। उसके बाद निष्पादन क्या होता है कि जैसे सूखी चीज़ें होती हैं ना, तो सूखी चीज़ों को बहुत महीन कण होते हैं, तो उनको पकड़ करके निकालना मुश्किल होता है, छान भी नहीं सकते क्योंकि एक जैसे होते हैं, तो उनको हवा के माध्यम से निकालते हैं। हवा के ऊपर से ना नीचे गिराया जाता है, तो जो कचरा होता है ना वो उड़ जाता है, हल्की चीज़ें होती हैं उड़ जाती है, जो भारी होती है ना वो नीचे रह जाती। तो ये निष्पादन विधि होगी। तो 3 विधियां बता दी। हस्त चयन, आपको मेरे साथ में बोलना कौन कौन सी है। हस्त चयन, थ्रेशिंग और निष्पादन। कौन सी है? हस्त चयन, थ्रेशिंग और निष्पादन। बिल्कुल। अब आते हैं हम नेक्स्ट इस पे बात करते हैं। जैसे पशुओं के बारे में बताया कि भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पन्न प्लेटफॉर्म से एक ढेर बना लेते हैं और भूसे को पशुओं के चारे में प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे अनाज होता है ना, तो उसको हमने कर लिया घर में यूज ले लिया। जो भूसा होता है ना, उसको पशुओं के रूप खाने के रूप में, चारे के रूप में यूज कर सकते हैं। तो अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि, चालन विधि। चालन देखिए, हस्तचलन हो गया। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, आप सोच रहे हैं सर बार बार क्यों बता रहे, क्योंकि आपको जब तक क्लास खत्म होगी ना, तो ये सारी विधियां याद हो जाएगी। और ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, मैंने इसको कई बार प्रयोग किया है। जैसे जब बना बार बार रिवाइज करते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें याद हो जाती है। हस्तचयन हो गई, थ्रेशिंग हो गई और निष्पादन हो गई, 3 विधियां हो गई। अब चौथी विधि है चालन विधि। चालन में क्या होता है कि कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। बिल्कुल, और मुझे नहीं लगता कि किसी को व्यंजन पसंद नहीं है, सबको पसंद है, मुंह में पानी आ गया होगा। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, क्या हम क्या करते हैं, इसके लिए हम छालनी या छलनी का उपयोग करते हैं, उसमें आटा छालते हैं। बिल्कुल, जब हम आटा लेते हैं तो छलनी का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आटे के अंदर कभी कभी क्या होता है, कोई कचरा आ जाता है, जब पिसाई करते हैं तो उसके अंदर कुछ कचरा डल जाता है, तो छलनी से छान दे तो एकदम प्योर शुद्ध आटा आ जाता है नीचे। तो इसको चालन विधि कहते हैं। आप आई होप समझ में हो गए कि जैसे एक अनाज के कण है और कभी कभी बड़े कंकड़ पत्थर छलनी लेते हैं, छलनी से क्या करते हैं कि अनाज के कण होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और कचरे होता है ना वो बड़ा बड़ा ऊपर रह जाता है। और कभी कभी जैसे महीन कण होता है और अनाज के कण बड़े होते हैं, तो वो महीन कण नीचे आ जाते हैं और अनाज ऊपर बच जाता है। ये होती है चालन विधि। ये हो गई, मैंने शॉर्ट आपको समझा दी। अब इसकी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चालन विधि क्या है कि आटे के छोटे कण छालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ उसमें रह जाती है। यही बताया मैंने, छालनी के अंदर जो आटे के कण होते हैं ना, वो नीचे आ जाते हैं, महीन होते हैं, और जो कचरा होता है ना बड़ा बड़ा, वो इसके अंदर बच जाता है। प्राय आटे की मील में गेहूं के पीसने से पहले पत्थरों और भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। बिल्कुल हटाते हैं, लेकिन कभी कभी उसके अंदर रह जाती है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पृथक डंडियां तथा भूसा जो निष्पादन और थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रहते हैं उनको दूर करते हैं। जैसे कई सारे कण हो गए, वो हो गए थ्रेशिंग में अलग, ठीक है, उसके बाद में हम निष्पादन कर लिया, उससे अलग हो गए, थोड़े बहुत उसमें बच जाते हैं ना, फिर उसको हमें ना चालन विधि से अलग करते हैं। आपने इस प्रकार के बड़े बड़े चालन भवनों को देखा होगा। चालनों को भवन निर्माण में रेत पर स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पृथक पृथक करने में उपयोग में लेते हैं। बिल्कुल, देखिए ये क्या थ्योरी है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमने कई सारे ना मकान बनते हुए देखे हैं, भवन बनते हुए देखे हैं, तो उनके अंदर आप एक ऐसी मशीन देखते हैं जो खड़ी रहती है, और उसके अंदर है ना कई सारे जो मजदूर काम करते हैं ना, वो क्या करते हैं, इसके अंदर डालते रहते हैं अंदर, जैसे सीमेंट डाल दी, कंकड़ डाल दिया और पानी डाल दिया, तो वो घूमती रहती है, और उससे क्या होता है कि जो मसाला है वो मिक्सर हो जाता है, मिक्सर हो जाता है। बिल्कुल, तो उस मिश्रण से ना ये चालन विधि के समझाना चाह रहा है कि उसमें जैसे वो मिक्स हुआ ना, तो वो जो कचरा मिक्स होता है ना, तो उसी प्रकार से अलग कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये हो गई। ये जब हम काम करते हैं ना, तो चालन द्वारा कंकड़ और पत्थरों को रेत से पृथक करते हैं। जब मजदूर काम करते हैं ना, तो इस प्रकार की एक छलनी रखते हैं, उसमें जैसे बजरी हो गई डालते हैं, तो उससे छोटे कण नीचे आ जाते हैं और बड़े कण है वो इसी में रह जाते हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट है वो क्रियाकलाप, थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल से आसानी से समझ में आ जाए। कक्षा में एक छलनी या छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आप ये चीज़ है ना घर पे भी कर सकते हैं। प्रयोग का मतलब है कि आप अगर कोई हाथ से करके देखते हो ना काम, तो वो आसानी से याद हो जाता है या समझ में आ जाता है। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाना है तथा उसको आटे के साथ मिलाना। जैसे एक तो आटा हो गया, एक चाक का पाउडर करना है, चाक का पाउडर हो गया, ठीक है। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर और आटे को पृथक कर सकते हैं? तो काफ़ी हद तक कर सकते हैं, क्योंकि चाक के कण है ना
वो एकदम मिक्स नहीं होते, बड़े बड़े रहते हैं, जबकि आटे के कण है वो छोटे छोटे होते हैं, तो वो नीचे आ जाते हैं। काफ़ी हद तक कर सकते हैं, लेकिन चाह के अगर छोटे कण है तो उसको पृथक करना मुश्किल होता है। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिसकी आमाप में अंतर होता है ना उसको पृथक करता है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आमाप में अंतर, यानी कि जिनके मापों के अंदर जिनके कण एक तो छोटे हो एक बड़े होते हैं, उनका ना पृथक्करण आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बड़े कण इसके अंदर रह जाते हैं और छोटे कण है वो नीचे आ जाते हैं। अब आई होप आपको समझ में आ गया। अब आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट विधियाँ आएगी, एक तो आएगी अवसादन, एक आएगी निस्तारण और एक आएगी निस्यंदन। उससे पहले मैं वापस रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले हमने कौन सी देखी थी, हस्तचलन या हस्त चिन्ह, जिसके माध्यम से हम हाथों से बड़े कणों को वो हटा सकते हैं। उसके बाद में हस्तचलन के बाद में हमने कौन सी विधि देखी थी, एक थी थ्रेशिंग विधि। थ्रेशिंग के माध्यम से हमने क्या करते हैं, जैसे बहुत सारा अनाज होता है ना उसको पृथक कर सकते हैं। और एक थी निष्पावन। निष्पावन में क्या था, जैसे निष्पावन के अंदर है ना, हम जैसे कोई मिक्सर हो गए, मिक्सर को अलग करने के लिए मिक्सर को, या फिर जैसे कोई भूसा हो गया अनाज के अंदर उसको अलग करने के लिए निष्पावन विधि का यूज करते हैं। ठीक बात। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको और कंटिन्यू क्लास से देखिएगा। मैं तो कहता हूँ ये फ्री में जो दे रहा हूँ ना आपके लिए रामबाण है, आपको शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि मैं साइंस की क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी कराऊंगा, वो भी यूट्यूब पे, और वो भी थ्योरी वाइज। कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे बोर्ड पे ना क्वेश्चन लेके आ जाते हैं और क्वेश्चन आंसर कराना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो कई स्टूडेंट होते हैं जिनका बेस बिल्कुल कमज़ोर होता है, जिनको समझ में नहीं आता बिल्कुल, तो उनके लिए मैं मोस्ट सीरीज लाया हूँ और सबके लिए रामबाण। क्योंकि आपको बेस से पढ़ूंगा ना एकदम बुक वाई बुक, तो किसी के पास बुक है ना तो उसको बुक समझ में भी, बुक पढ़ने में भी समझ आएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम खुद बुक्स को पढ़ते हैं तो समझ में आती नहीं, उसके कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे चालनी हो गया या निष्पावन हो गया, तो इसका मतलब क्या है, तो उसको है ना मैं बुक से पढ़ूंगा। तो आप अपने पास बुक लेके बैठिए और उसके साथ साथ में निशान लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, ताकि आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। अगर थोड़ा भी फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट में उसको लिख दीजिए, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा ना तो उसके साथ में सारे डाउट क्लियर करा दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे बात करते हैं अवसादन के क्या होती है, निस्तारण क्या होती है और निस्यंदन क्या होती है। अब आपको कभी थोड़ी समय के लिए इसको याद रखना पड़ेगा, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन से पृथक करना संभव नहीं होता। बिल्कुल, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको छानते हवा में नहीं उड़ सकती या जिनको पकड़ भी नहीं सकते, तो उसके लिए ऐसी विधियाँ होती है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी है जैसे हल्के कण है, तो इनका क्या करें, अब इनको है ना उड़ा भी नहीं सकते, चावल के साथ में दाल के साथ में एकदम मिक्स हो गई, तो चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को पृथक कैसे करेंगे, तो इसके बारे में बताया गया है। प्राय पकाने से पहले चावल और दालों को जल से धोया जाता है। देखिए ये चीज़ याद रखना, चावल हो गया, दाल हो गया, तो उसके अंदर कुछ मिट्टी के बिल्कुल बारीक कण होते हैं, तो उनको कैसे पकड़े, ना तो हस्तचयन से अलग करते हैं, ना उसको कह सकते हैं निष्पावन से करते हैं। तो क्या करता है कि उनके अंदर हम जल डालते हैं, जैसे चावल के कण हो गए तो उनके अंदर जल डालते हैं, तो जो हल्के कण होते हैं वो तो ऊपर आ जाते हैं, और या फिर जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। हल्के कण अगर ऊपर आ गए हैं और चावल है अनाज है वो नीचे रह गए, तो उनको क्या करते हैं, फिर इसको है ना गिलास को या बर्तन को टेढ़ा करके ना पानी को ऊपर से नितार लेते हैं, या कह सकते हैं गिरा देते हैं, जिससे ना वो ऊपर का कण है ना वो कचरा वो गिर जाता है। तो इससे ना आसानी से कह सकते हैं अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। यही कह सकते हैं बिल्कुल, यही है ना अवसादन या निस्तारण या निस्यंदन, इसी विधि का नाम होता है। हालांकि इसमें भी डिफरेंस होता है, अवसादन अलग है, निस्तारण अलग है, निस्यंदन अलग है, लेकिन मोस्टली है कि जो चीज़ें हैं ना महीन होती है जो जल के द्वारा ही उसका पृथक्करण कर सकते हैं। प्राय पकाने से पहले चावल तथा दालों को जल से धोते हैं। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण है वो पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती है। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल। अगर चावल भारी है तो चावल डूबेगा और धूल के कण ऊपर आ जाएंगे हल्के है तो। क्यों, आपने क्या देखा कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर निकाल कर गिराया जा सकता है, बिल्कुल धूल के कण ऊपर आ जाते हैं, यही मैंने बताया, और टेढ़ा करके उसको गिरा देते हैं। मिश्रण, अब देखिए यहाँ पे परिभाषा आ गई है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी, क्योंकि एक सामान्य विधि तो समझने के लिए, लेकिन एग्जाम में मैं परिभाषा ही अपनों को नंबर दिलाएगी। तो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। समझ में आया? मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तल में बैठने की प्रक्रिया अवसादन। अवसादन का मतलब क्या कि जैसे एक तो हल्के कण है एक भारी कण है, तो जब इनमें जल मिलाते ना
तो वो भारी कण है वो तल में बैठ जाते हैं, तो उसको अवसादन कहते हैं। जैसे ऊपरी चीज़ को हटा देते हैं तो वो अलग हो जाती है और नीचे वो अलग बच जाता है, ये हो गई अवसादन विधि। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। देखिए ये मैंने कहा ना, ये तीनों एक ही डेफिनेशन लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। अवसादन का मतलब हो गया कि जैसे जो भारी कण होते हैं ना वो तो नीचे बैठ जाते हैं जल डालने में। अब निस्तारण हो गया कि जो ऊपर के कण है ना उनको अगर अलग करते हैं तो वो निस्तारण हो गया। इसका साथ में दोनों चीजें ना एक साथ में होती। अवसादन होगा तभी निस्तारण होगा। पानी डालेंगे, भारी कण नीचे बैठेंगे, हल्के कण ऊपर आएंगे, हल्के कणों को टेढ़ा करके गिरा देते हैं, ये निस्तारण हो गया। अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगता है जिसमें अवयवों को अवसादन और निस्तारण विधि से पृथक किया जा सकता है। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल पे आते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से याद अच्छे से होता है। जैसे किसी मिश्रण के दो अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण से पृथक कर सकते। यहाँ पे ना ये मिश्रण है तो इसमें भारी कण है जो काले काले नीचे बैठ रहे हैं वो नीचे बैठ गए, और ये ब्राउन ब्राउन है ऊपर मिट्टी हो गई, ये कचरा ऊपर आ गया। तो इसको अब ना इसे निस्तारण करते हैं दूसरी गिलास में, तो ये ऊपर वाला तो अलग हो जाता है और नीचे वाला अलग हो जाता है। यही अवसादन और निस्तारण है। तो हमने 5 विधियां पढ़ ली है। सबसे पहले हस्तचयन पढ़ ली, थ्रेशिंग पढ़ ली, निष्पावन पढ़ ली, अवसादन पढ़ ली और निस्तारण पढ़ ली। देखिए निष्पावन अलग है, वो छानने वो हवा वाली है भूसे वाली, और निस्तारण अलग है छानने वाली है। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना। हस्तचलन है, थ्रेशिंग है, निष्पावन है, अवसादन है और निस्तारण है। तो ये आपको याद रखना, और ये सभी विधियां ना अपने कॉपी में लिख लेनी ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। यही सिद्धांत ऐसे द्रव्यों को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। बिल्कुल ऐसे उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इस विधि से पृथक कर सकते। तेल होता है गिलास में, अगर है ना आप कभी कभी देखना कि जैसे तेल या और जल डालते ना तो उसमें से ना दोनों मिलते नहीं है, तेल ऊपर आ जाता है और जल नीचे रह जाता है, इसके अंदर एक ना निशान बन जाता है। तो उससे ना ऊपर वाली चीज को ना छान करके अलग निकाल सकते हैं, सॉरी निस्तारण द्वारा अलग कर सकते हैं, और ये जो नीचे बच जाते हैं। तो ऐसी विधियों को भी पृथक्करण कर सकते हैं ऐसे पदार्थों का जो आपस में घुलते नहीं है या मिश्रित नहीं होते। बिल्कुल उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो दोनों पृथक पृथक बट जाते हैं। कुछ समय के लिए अगर मिला के रखेंगे ना तो वो अपने आप है ना अलग हो जाएंगे। थोड़ी समय बाद में भारी होगा ना जल वो नीचे आ जाएगा और तेल होगा वो ऊपर आ जाएगा। आइए फिर से ठोस देखिए, इसके बाद अभी वो ऊपरी परत बनाता है, दोनों में अंदर परत बन जाती है। इसी को निष्ठान द्वारा पृथक कर सकते हैं। बिल्कुल सॉरी। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के ऐसे मिश्रणों पर विचार करें। जैसे चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप चालनी या छलनी का उपयोग करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि चाय की पत्तियों को अलग करते हैं और चाय को अलग करते हैं। निष्ठान विधि का उपयोग करके देखिए, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु आपको चाय की कुछ पत्तियां अब भी मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है, समझ में आया? नहीं तो मैं समझाता हूँ। देखिए चाय हो गई, आपने चाय बनाई है, चाय बनाई है तो इसके अंदर है ना आप इसमें आपको क्या बोला कि आप छलनी का प्रयोग मत कीजिए, आप निस्तारण का प्रयोग कीजिए। मतलब क्या होगा कि आप है ना चाय बना के रख दीजिए, थोड़ी देर में वो चाय की पत्तियां है ना वो नीचे बैठ जाएगी और चाय ऊपर आ जाएगी। इसको है ना निस्तारण द्वारा टेढ़ा करके निकाल लेते हैं। लेकिन फिर भी क्या कि कुछ पत्तियां तो बचेगी, जो हल्के चाय के दाने होंगे ना वो तो ऊपर रहेंगी। तो इसे ना कंप्लीटली कह सकते हैं एकदम से पृथक नहीं होगा। फिर भी है ना छलनी नहीं हो तो इसका हम जुगाड़ के काम कर सकते हैं। बिल्कुल अब चाय को एक छलनी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छलनी में रह जाती है? इस प्रक्रम को निस्यंदन या फिल्टर करना कहते हैं। बिल्कुल फिल्ट्रेशन का मतलब यही हुआ। अब चाय को है ना छलनी से छानते हैं ना तो चाय तो नीचे आ जाती है और पत्तियां इसमें रह जाती है, इसी को निस्यंदन कहते हैं। आपको अवसादन याद रखना होगा, आपको निस्तारण याद रखना होगा, आपको निस्यंदन याद रखना होगा, आपको निष्पादन याद रखना होगा, आपको थ्रेशिंग याद रखना होगा और आपको हस्तचयन याद रखना होगा। तो कितनी विधियां हो गई? 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 विधियां समझा दिए आपके अंदर, समझो 6 नंबर फिक्स हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको इतने एक वीडियो में इतने 6 विधियां अगर समझ में आती है ना, आप अगर बैठोगे ना रटने तो आपको दिमाग घूम जाएगा कि कौन सी निस्यंद है, कौन सी निष्पावन है, कौन सी निस्तारण है। तो मैं अब है ना आपका एक कंक्लूजन और करवा देता हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए, मजा आ जाए। हस्तचयन सर इसमें तो हम छांटते हैं पकड़ के, बड़े कांटे होते हैं उसको। थ्रेशिंग सर इसमें बहुत सारा अनाज होता है तो निकालने के लिए। और उसके बाद में कौन सी थी? निष्पावन सर, निष्पावन में हमें हवा के माध्यम से ऊपर से अनाज गिराते हैं तो भूसा आगे चला जाता है। उसके बाद में अवसादन सर, अवसादन के अंदर है ना 2
महीन कणों के दो पदार्थ मिक्स होते हैं, उनके अंदर पानी डालते हैं तो भारी वाले नीचे आ जाते हैं, हल्के वाले ऊपर आ जाते हैं। ये अवसादन हो गया, भारी वाला नीचे बैठ गया। ऊपर वाले कणों को छान या नितार देते हैं या कह सकते हैं गिरा देते हैं, ये हो गया निस्तारण। निस्यंदन सर, एक पदार्थ द्रव है, एक ठोस है, तो उसमें अंदर जैसे पत्तियां हैं उनको छानते हैं तो एक नीचे आ जाता है, तो ये हो गया निस्यंदन। तो आई होप ये सारी विधियां एक साथ में ही कवर हो गई होगी। अब देखिए आगे इस पे थोड़ा एग्जाम्पल दे रखा है। आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए जल सुरक्षित मिलता है? कभी कभी नालों से गंदला जल भी आता है। बिल्कुल, कभी कभी क्या होता है कि नालों के अंदर से पानी कम होता है तो वो गंदला जल भी आता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो जाता है, अर्थात थोड़ा सा कीचड़ युक्त हो जाता है, विशेषकर बरसात के समय में। बिल्कुल। अब हम देखें कि क्या हम पृथक्करण की विधियों द्वारा जल से मिट्टी के अविलेय अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये इसमें यही दिखा रखा है। जैसे ना गंदला जल है या थोड़ी थोड़ी मिट्टी रखी है, या आप घर पे एग्जांपल लेंगे, थोड़ा गिलास में पानी लीजिए, उसमें थोड़ी मिट्टी के कण डालिए, फिर हिलाइए। हिलाओगे तो आपको थोड़ा ब्राउन ब्राउन पानी दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा 10-15 मिनट, आधा घंटा के लिए रख दीजिए तो आपको दिखेगा कि ऊपर तो एकदम साफ जल आ गया और नीचे वो मिट्टी जम गई है। तो इसको वापस से निस्यंदन विधि द्वारा, कौन सी विधि से? निस्यंदन से, या कह सकते हैं निस्तारण विधि से। निस्यंदन में छानते हैं, निस्तारण विधि से इसको ना अलग कर सकते हैं। बिल्कुल। अब वो थोड़ा एग्जाम्पल और पढ़ते हैं। जैसे तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए, यदि ये न मिल सके तो एक गिलास में थोड़ा मिट्टी डाल दीजिए। ये मैंने आपको समझा दिया कि है ना, आप गिलास के अंदर मिट्टी डाल के फिर उसको हिलाओगे, फिर रखोगे तो मिट्टी नीचे जम जाएगी और ऊपर स्वच्छ जल आ जाएगा। यही विधि इसमें अंदर है। आप इतना टाइम बर्बाद करोगे तो मैं आपको आसानी से समझा दिया। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। यदि जल अब भी गंदा है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित करते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप लगाकर इसके अंदर फिल्टर किया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते और फिल्टर पर ही रह जाते हैं। देखिए अब आप कहोगे सर ये आप क्या बड़बड़ा रहे हो, समझ में नहीं आया, तो मैं आपको आसानी से समझा रहा हूँ। आप जब है ना 10th के बाद में 11th और 12th में आओगे ना साइंस लेके सब्जेक्ट, तो आपको लैब के अंदर ऐसे फिल्टर पत्र देखने को मिलेंगे। इसको है ना फिल्टर पत्र कहते हैं। ये कागज के होते हैं लेकिन कागज से थोड़े अलग होते हैं, ऐसे राउंड शेप में होते हैं फिल्टर पत्र। उसको है ना आपको कहेंगे कि इसको है ना ऐसे करके फोल्ड कीजिए, काटना नहीं है, ऐसे है। इसको फोल्ड करेंगे तो कुछ है ना इस प्रकार, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। एकदम गोल थे, बीच में से फोल्ड किए तो ऐसे हो गई। अब ऐसे और फोल्ड करना है तो ये इस प्रकार हो जाएंगे। तो वापस खोलेंगे तो एक तो इस तरफ आ जाएगा और एक तो इस तरफ आ जाएगा और एक है वो पूरा इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर है वो ये इस टाइप के हो जाएंगे। फिर इनको बीच में से खोलेंगे ना, जैसे हम कभी कभी बचपन में जहाज बनाते हैं तो करते हैं ना उस टाइप के, तो इसको खोलेंगे तो बीच में से ये गोल हो जाएगा, ये शंकुनुमा हो जाएगा, बीच में से ऐसे हो जाएगा। अब इसको ना फिल्टर पत्र, एक है ना फिल्टर आता है, ये देखिए फिल्टर पत्र आता है, इसके अंदर है ना इसको डालते हैं, ये कीप होता है, कीप के अंदर है ना इसको फिल्टर पत्र को डालते हैं। फिर ऊपर से जो पानी डालते हैं मिट्टी वाला, तो नीचे बिल्कुल स्वच्छ पानी आएगा एकदम शुद्ध, और जो मिट्टी होता है ना वो इसके अंदर बच जाएगी। सर का आपका कोई सर ये तो मज़ेदार विधि है। बिल्कुल, हमने बहुत सारी की, लैब के अंदर है ना ऐसे फिल्टर पत्र है, केमिकल से बहुत सारी मिलेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप साइंस पढ़ के तो देखिए। तो ये होता है फिल्टर पत्र से है ना, इसमें कहा गया कि फिल्टर पत्र के द्वारा ना बिल्कुल एकदम से है ना अशुद्धियों को दूर कर दोगे आप। यहाँ पर दिखाया गया कि शंकु या कोण बनाने में फिल्टर पत्र को मोड़ना, कोण बनाने के रूप में, एक शंकु बनाने के रूप में फोल्ड करना, फिर वापस फोल्ड करना, बीच बीच में से खोलना है। फिल्टर पत्र के उपयोग से निस्यंदन। बिल्कुल, देखिए यहाँ क्या लिखा है कि साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीज और ठोस कणों को पृथक करते हैं। बिल्कुल हम सब करते हैं, जैसे नींबू का रस पीते हैं तो उसमें से नींबू के बीजों को अलग करते हैं। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों में पनीर बनाने भी कर सकते हैं। निस्यंदन मैंने क्या बताया, छानना कुछ चीज़ों। तो अब हम पनीर का कैसे उपयोग करते हैं, जब हम जैसे दूध देना उससे पनीर बनाते हैं, तो जब हम कपड़े पे डालते हैं ना तो जो पानी होता है ना वो नीचे चला जाता है और पनीर होती है ना वो ऊपर रह जाती है, इसी को निस्यंदन कहते हैं। ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कि सर ये विधियाँ कौन कौन सी थी। क्योंकि ना अभी तो समझ चल रहा है कि हाँ ठीक है इजी है, लेकिन बाद में बहुत सारी विधियाँ हो जाती है, निस्यंदन, निष्पादन, निस्तारण, अवसादन, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर कौन सी किसकी बात हो रही है। बिल्कुल, तो इसको आप अच्छे से
कवर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को, हमारे तो क्या आपका ही चैनल है, हम सब का चैनल है, हम सब मिल करके इसको एक बहुत बड़ा चैनल बनाएंगे। तो अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन दबा के आप है ना नोटिफिकेशन ऑल पे ऑन कीजिए। तो जब मैं क्लास अपलोड करूँगा ना या लाइव आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम वाष्पन विधि पे। तो इससे पहले वही आदत एक बार रिवाइज करवाते हैं ताकि मज़ा आ जाए। सबसे पहले हस्तचयन विधि, बड़े बड़े कणों को छांट करके अलग करना, ये हस्तचयन हो गई। फिर हो गई थ्रेशिंग विधि, थ्रेशिंग से बहुत सारा अनाज हो गया उसको पृथक करने के लिए थ्रेशिंग विधि। उसके बाद में थ्रेशिंग विधि हो गई। फिर आते हैं निष्पावन। निष्पावन में कौन सी, या निष्पादन, सॉरी निष्पादन में क्या होती है कि जैसे अनाज में से भूसे को अलग करना तो उसको हवा में गिराते हैं बिल्कुल। उसके बाद में अवसादन क्या होती है, अवसादन में दो समान प्रकार के पदार्थ मिक्स है, उनको अंदर पानी डाल दें तो भारी नीचे आ जाते हैं, ये अवसादन। ऊपर वाले कण को टेढ़ा करके निकालते हैं तो ये हो गई निष्पादन, सॉरी नहीं वो हो गई, ये हो गई निष्पादन। इसके बाद अवसादन, ये हो गई निस्तारण, निस्तारण हो गई, ठीक है। नहीं इसको निस्तारण कह सकते हैं हम, नॉर्मल भाषा में नितारना, निस्तारण हो गई, ऐसे याद रख सकते हो, ये हो गई निस्तारण। उसके बाद में आती है एक और आने आता है निस्सिंदन। निस्सिंदन का मतलब होगा कि छानना, छान करके अलग करना। तो ये हो गई, इतनी सारी विधियां कवर हो गई। निस्सिंदन फिल्टर पत्र का एग्जाम्पल भी निस्सिंदन का एग्जाम्पल है, ठीक बात है। तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6। अब आते हैं वाष्पन विधि पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार विधि है, पढ़ोगे तो आप कहोगे मजा आ गया। वाष्पन, वाष्पन का देखिए, इसको नॉर्मल शब्द को पढ़िए, इसका मतलब क्या था, वाष्प, वाष्प सर ये कुछ वाष्प टाइप है। जो वाष्प किससे बनते हैं, जो वाटर को जब बॉईल करते हैं तो वाष्प बनती है, तो ये उसके जैसी लग रही है कुछ, बिल्कुल इसके बारे में भी बताते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालना है, अच्छी तरह हिलाना है उसको, नमक को जल में। अब आप क्या देखते हैं, नमक क्या घुल गया पूरी तरह से, जल के अंदर घुल गया है क्या? जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? थोड़ा बहुत सर देखते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश हो जाता है सर नमक की वजह से। हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? सर थोड़े बहुत दिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर है वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है। नमक के जल से भरे बीकर को गर्म करना है, जल को उबाल कर उड़ने दीजिए, बीकर में क्या बचता है, आप चमत्कार देखोगे। जब आप है ना जल के अंदर नमक डाल के हिलाओगे ना, तो एक बार तो आपको लगेगा कि लगभग घुल गया है, लेकिन थोड़े थोड़े कण बच जाते हैं। और जब आप है ना बीकर, ऐसा मैंने बोला ना कि लैब के अंदर ऐसा बीकर मिलेगा आपको, ऐसा लाइट जलाने वाला मिलेगा। सर ये जलता भी है, बिल्कुल जलता है। और ये ऊपर जाली लगा के बीकर रखना, तो सर ये कांच का है, बिल्कुल है। तो जल से ये फटता नहीं है, टूटता नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये बीकर है, नहीं फटता है। हमारे घर के अंदर गिलास होते हैं वो अलग बनी होती है और ये अलग है। तो इसके अंदर है ना, जब आप जल डाल के जल के अंदर नमक डालोगे ना, तो आप थोड़ी देर बीकर को जलाइए, थोड़ा सावधानी से ऑन करोगे ना, तो थोड़े समय बाद ये जल है ना, ये तो वाष्प बन के उड़ जाएगा और पीछे नमक बच जाएगा। तो ये वाष्पन विधि का प्रयोग हो गया। वाष्प मतलब जल को तो वाष्प बना को स्वाह कर दो, पीछे वो नमक रह जाता है। ये देखिए, नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म करते हैं, बिल्कुल। इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया, बिल्कुल। अब आते हैं डेफिनेशन पे। परिभाषाएं बहुत मोस्ट होती है, क्योंकि मैं समझाता हूँ तो बिल्कुल नॉर्मल है, मुझे पता है कि आपको कहाँ पर दिक्कत आती है, तो इसकी वजह से मैं बिल्कुल बेसिक वे से समझाता हूँ। लेकिन मेन है कि आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया, ये तो छोटी सी है याद। देखो, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया वाष्पन। कैसे? कोई जल है, आप ना अगर परिभाषा याद नहीं आए तो नाम अगर आ जाए एग्जाम्पल में, वाष्पन के बारे में लिखना, वाष्पन क्या है, तो आप क्या करना, वाष्प 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 सर, हाँ वाष्प बनता है। तो आप कहना कि जल है एक बीकर में, जल को है ना गर्म करके वाष्प बनाना, वाष्प बनने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। चलो इतना याद रखना, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्प बदलना, तो वो वाष्पन हो गया। अब है कि जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती है, बिल्कुल होती है। जैसे ना हम देखते हैं ना कभी कभी कि अचानक जब है ना धूप होती है ना तेज बारिश के मौसम में, तो अचानक बादल आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि जमीन पे जो जल होता है ना, वो है ना धूप की वजह से वाष्प में बदल जाता है, और वाष्प में बदल के ऊपर आता है। ऊपर आता है तो आपको पता है कि ऊपर ठंडी हवाएं चलती है, तो ऊपर का मौसम ठंडा होता है, तो ठंडा होता ही वो वाष्प है वो वापस बादल में बन जाती है, वो पानी बन जाता है, और फिर वापस वो बारिश के रूप में जमीन पे आ जाता है। ये भी आप आगे पढ़ने मिलेगी 7th में 8th में, बहुत मजेदार प्रक्रिया। साइंस आप एक बार लेके देखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो नेक्स्ट है कि आपके विचार से नमक कहाँ से आता है?
मतलब है ना, जो पीछे नमक बचा ना वो कहाँ से आता है? तो आप बोलना कि ये नमक हमने डाला था, घुल गया था, लेकिन वॉश होने से पानी तो चला गया, बेचारा नमक पीछे रह गया। समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होता है। बिल्कुल, समुद्र का पानी खारा होता है, आपने कभी टेस्ट किया होता है, क्योंकि उसके अंदर जो मिट्टी के अंदर है ना, जो नमक की मात्रा होती है ना, वो पानी के अंदर मिक्स हो जाती है। कभी कभी आप सुनते हैं कि इस झील से, इस समुद्र से कहते हैं नमक बनता है, तो वो क्यों बनता है? क्योंकि उसके अंदर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जब वो पानी उड़ने लग जाता है तो पीछे नमक बच जाता है। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारणतः नमक है। हम जो खाते हैं ना, वो भी समुद्र से खाते हैं। हम सुनते हैं ना अपने मम्मी पापा से, बड़ों से, कि समुद्र से नमक लाते हैं, तो हम सोचते हैं कि समुद्र में से निकाल के लाते हैं। कैसे लाते हैं? समुद्र के किनारे पे ना जब पानी का वाष्पन बनाते हैं ना, तो उसके अंदर नमक बचता है, क्योंकि समुद्र के पानी में नमक होता है ऑलरेडी। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है, यानी कि नमक बनाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ी टेक्निक बताता हूँ। जैसे समुद्र का पानी है, बड़ा बड़ा समुद्र है, तब इसमें समुद्र में जाके तो सूखा नहीं सकते, क्योंकि वापस पानी आ जाएगा। तो क्या करते हैं कि जैसे समुद्र पानी है, यहाँ पे बड़ा सा गड्ढा बना दिया, यहाँ पे गड्ढा बना दिया, फिर यहाँ से थोड़ा सा है ना इसको खोल दिया, ताकि समुद्र का पानी इसमें आ गया, फिर इसको बंद कर दिया। अब ये पानी है ना इसमें पड़ा रहेगा 10-15 दिन, धीरे धीरे सूखने लगेगा। तो बारिश की वजह से है ना, सॉरी, धूप की वजह से पानी तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, इसके पीछे नमक बच जाएगा। फिर इनको इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन करते हैं, फिर मशीनों से थोड़ा सा फिल्ट्रेशन करके पैक कर देते हैं, फिर वापस इसको जल से भरते हैं, फिर इसमें नमक बनाते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती है। आप कह रहे हो सर ये तो मज़ेदार है। बिल्कुल, साइंस है ही मज़ेदार है, और आप खुद मज़ेदार बन जाओगे, आपने सोच लिया है। देखिए अब आगे बात करते हैं। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है, तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है, मतलब सारा जल है वो उड़ जाता है, ऊपर की तरफ उड़ जाता है। वाष्पित हो जाना मतलब उड़ जाना। तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। जो ठोस होते हैं, ठोस का मतलब जो नमक हो गया, जो कठोर चीजें वो नीचे बच जाते हैं। उड़ता क्यों है सर? ये उड़ता क्यों है? तो क्योंकि जब धूप पड़ती है ना पानी के अंदर, तो वो उड़ जाता है। जैसे हमारे घर में आंगन में कहीं पानी गिरता है, तो थोड़े समय बाद वो सूखता क्यों है? अगर वहाँ पर धूप आती है ना, तो वो सूख जाता है। आप कहोगे सर हमारे वहाँ तो पोछा लगाते हैं तब सूखता, वो तो है ना जब धूप नहीं आती तो लगाते हैं। अगर धूप में रखोगे ना तो वो ऐसे ही सूख जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे तत्पश्चात इसमें क्या करें, ठोस के पदार्थ है वो लवण है नीचे रह जाते हैं। लवण का मतलब क्या होता है? जिसमें है ना दो पदार्थ मिक्स होते हैं, वो लवण होता है, मिक्स। ये आप है ना इसके बारे में आगे जानोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक बनाते हैं। शोधन मतलब इसका छान करके फिल्टर करके बनाते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ी तकनीक बताई हुई है, आपको समझ में आ जाएगी आराम से। समुद्र जल से नमक कैसे बढ़ता है? ये है अपना समुद्र प्यारा सा, कभी घूम के आया करो। ये नाव है जिसमें आपका कोई भाई घूम रहा है, और ये यहाँ पर है ना जैसे वो गड्ढे बना रखे, तो यहाँ से समुद्र का पानी यहाँ पे आता है। फिर है ना ये जो समुद्र का पानी यहाँ आता है तो इसको है ना सूखने दिया जाता है। सूखता है तो इसमें से पानी तो उड़ जाता है धूप की वजह से, और पीछे बच जाता है नमक। फिर इसको क्यारियों से अलग से निकालते हैं, फिर शोधन करते हैं, अर्थात फिल्टर करके हमें पैक करके पहुँचा दिया जाता है। फिर ऊपर लिख दिया जाता है टाटा, अर्थात टाटा का नमक। देखिए आगे क्या बताए हैं थ्योरी। पृथक्करण की एक से अधिक विधियां होती। पृथक्करण का मतलब अलग करना, और अलग करने की एक से अधिक विधियां होती। अभी तक मैं आपको 6 से 7 विधियां तो बता दी है। तो पृथक्करण की अलग से विधियां होती है, बिल्कुल होती है। नेक्स्ट है कि हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। बिल्कुल किया है सर। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस विधि से एक से नहीं होता तो दूसरे का प्रयोग करते हैं, दूसरे से नहीं होता तो तीसरे से प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्रियाकलाप पे बात करते हैं। रेत और नमक का मिश्रण लेना। आपको फिर से रेत डालनी है, फिर नमक डालनी है। आप इसे कैसे पृथक करेंगे? बोलोगे सर इसमें तो हम जल डालेंगे, लेकिन क्या हो अगर जल और रेत दोनों ही नीचे चिपक जाए तो क्या करोगे? फिर हमने पहले भी देखा कि हस्तचयन विधि से तो इसका प्रयोग व्यवहारिक नहीं है, छोटे कण होते हैं। इस मिश्रण को बीकर में रखना है, इसमें कुछ जल मिलाना है, और बाद में बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। आप क्या देखते हैं, रेत बीकर के तली में बैठ जाती है। बिल्कुल, जिसको है ना निस्तारण विधि से अलग करते हैं, या निस्यंदन से पृथक कर लेते हैं। निस्तारण से या निस्यंदन से। अब निस्तारित द्रव में क्या है? उसमें नमक है सर। अब समझ आया? जैसे रेत के कण है और उसके अंदर ही मिट्टी डाल दी, फिर पानी डाल दी, तो वो तो मिक्स हो गए ना, वो तो मिक्स है, छोटे छोटे कण है। तब क्या होता है कि रेत के कण है ना भारी होता है। जल के अंदर नमक जो घुलता है ना, वो तो है ना नीचे नहीं बैठता, जब उसको गर्म करते हैं तभी निकलता है। लेकिन रेत नीचे बैठ जाती है। नीचे बैठती है ना, तो ये तो हो गई अवसादन विधि।
अब ऊपर वाले कण है ना, जो पानी है ना, उसको आप ना निस्तारण से अलग निकालो। अब रेत हो गई अलग, इस पानी में क्या है, पानी में नमक है। अब इस पानी को गर्म करोगे तो आपको नमक की प्राप्ति हो जाएगी। अब बोलोगे सर हाँ अब समझ में आया। तो ये यही विधि है, इसको मैं डिटेल से समझाता हूँ। निस्तारित द्रव में क्या है, उसमें नमक है। क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो प्रारंभ में मिश्रण में था? बिल्कुल, उसके अंदर रेत अलग कर दी हमने, वही नमक है। अब इस निस्तारित द्रव से नमक और जल की पृथक करना है, नमक को पृथक, जल को पृथक करना, नमक और जल को। इस द्रव में किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करना है। कुछ समय तक केतली को गर्म करना है। आप केतली की टोंटी से भाप को निकलते देख सकते हैं। केतली के साइड में जो टोंटी होती है ना, जैसे इस प्रकार की, तो इसमें से भाप निकलती जाती है। तो इससे ना क्या होता है कि जो वाष्प बन जाती है ना, तो इस वाष्प को आगे ऊपर ढक्कन रखोगे ना, ढक्कन के ऊपर बर्फ रख दो ताकि जो वाष्प निकलती है ना वो ठंडी हो जाए। ठंडी हो गई, इसमें गिर जाए तो ये तो शुद्ध पानी आ जाएगा इसमें, और इसके पीछे केतली में नमक बच जाएगा। सर ये तो मज़ेदार विधि है, बिल्कुल इसी से हम सबको अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि वाष्पन तथा संघनन। संघनन का मतलब क्या होता है, ये आगे आएगी। आप संघनन का मतलब थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको बाद में समझ आ जाए। जैसे ना कभी कभी क्या होता है कि बर्फ है, अब बर्फ को पिघलते हैं ना, तो वो हो गई पिघलना, हो गया कह सकते हैं क्वथनांक हो गया। और संघनन का मतलब हो गया जैसे कोई भाप है, तो भाप भाप है ना, जब है ना उड़ती है ना ऊपर, तो भाप के जब है ना भाप पानी से भाप बन गई, अब उस पानी को वापस है ना, जैसे भाप को वापस पानी में बनाते हैं ना, तो वो संघनन की विधि होगी। जैसे भाप है, अब भाप हो गई, वो पानी है वो भाप बन गया, अब उस भाप को वापस है ना उसके ऊपर ढक्कन वगैरह लगा करके उसको वापस पानी में बदलना, वो हो गया संघनन विधि। इसके बारे में अभी नेक्स्ट बताऊंगा। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोंटी से ठीक ऊपर से पकड़िए, जैसा कि ऊपर बताया गया। फिर जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव में बदल जाती है। यही मैं समझा था। जैसे भाप निकल गई केतली में से, अब इसके ऊपर है ना ढक्कन रख के ढक्कन पे बर्फ रखो ताकि वो ठंडी हो जाएगी। ठंडी होकर नीचे गिरेंगे तो भाप से वापस जल बनना ही संघनन कहलाता है। ये प्रक्रिया पूछ सकते हैं आपका एग्जाम में। संघनन किसको कहते हैं? तो कहना कि जब है ना पानी से वाष्प बनती है तो उस वाष्प को या उस भाप को वापस है ना पानी में बदलना, परिवर्तित करना ही संघनन कहलाता है। ठीक बात। नेक्स्ट चलते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध की थोड़ी देर से पहले उबाला गया हो उस पर ढकी प्लेट में संघनित जल की बूंदों को देखा? बिल्कुल। हमारे घर में जब खाना बनाते हैं ना मम्मी, तो उसके ऊपर है ना ढक्कन रखते हैं, तो जब ढक्कन हटाते हैं ना, आप ध्यान रखना, हमारी मम्मी जब ढक्कन हटाएगी ना, उस ढक्कन के नीचे जल की बूंदे होगी। वो कहाँ से आई? वो जब है ना इस पर गर्म करता तो इसमें से भाप बन गई पानी की, वो उससे ऊपर चिपक गई और वही ऊपर पानी में वापस संघनित हो गया। जब सारा जल वाष्पित हो जाता तो फिर केतली में पीछे क्या छूटता है? केतली में बोलना सर नमक छूटता है, क्योंकि हमने नमक का पानी डाला था। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक है, रेत है तथा जल को निस्तारण से, निस्यंदन से, वाष्पन से, संघनन विधियों से अलग कर दिया, इसका प्रयोग करके सफलतापूर्वक। अब देखो, पहली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। वो क्या कह रही कि रेत से नमक की पुनः प्राप्ति कैसे होगी? तो उसको ये समझा देना कि उसको ना रेत को आपको है ना पानी डाल के नमक और रेत मिक्स है तो उसमें पहले पानी डालो, जिससे रेत नीचे बैठ जाएगी। उसको निस्तारण कर दो ऊपर वाले पानी को। अब इस पानी को गर्म करो तो इसके अंदर भाप बन जाएगी, तो पानी चला जाएगा और नमक मिल जाएगा और पहले की पहली हल हो जाएगी। पहले को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया है। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सूझे की विधि का प्रयोग किया, नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने ये पाया कि वह तो लिए गए नमक को केवल थोड़े भाग हुई पुनः प्राप्त को, इसमें कहाँ त्रुटि होगी? तो उसको बोलना कि जब आपने इतनी सारी मात्रा को मिलाई है तो आपको पानी भी ज़्यादा मिलाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े से पानी में फिर वो नहीं बन पाता है। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? बिल्कुल नहीं घोल सकता, क्योंकि जल की भी एक लिमिट होती है। अगर थोड़ा सा पानी है तो इसमें आप पूरी गिलास भर के नमक डालोगे तो कैसे घुलेगा? अगर थोड़ा सा पानी है तो इसमें 1 चम्मच 2 चम्मच नमक डालोगे तो घुल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्रियाकलाप पे। ये हमने आपको बिल्कुल क्लियर करा दिया। अब आते हैं नेक्स्ट। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, 1 चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए थोड़ा बहुत। आधा कप जल बीकर में उड़ेलना है। 1 चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि ये पूरी तरह नहीं घुल जाए। हम यानी कि बीकर है, पानी डाल दिया अंदर, ठीक है, उसमें नमक डाल दिया तो उसको घोलते रहिए, घुल ना जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालना, भली भांति विलोड़ित कीजिए।
यानी कि नमक घोल दिया, फिर और नमक डाला इसी पानी में और घोल दिया। इस प्रकार एक एक चम्मच करके नमक मिलाइए और विलट कीजिए। धीरे धीरे नमक डालते रहिए, हिलते रहिए। एक समय आएगा कि नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पानी में घुलना मुश्किल हो जाएगा। कुछ समय भर नमक मिलाने के बाद क्या आप ये पाते हैं कि कुछ अविलेय नमक बच जाता है। बिल्कुल अविलेय मतलब जो घुला ही नहीं, क्योंकि पानी की मात्रा कम पड़ गई, क्योंकि पानी तो आधा गिलास ही था, नमक डाल दिया हमने आधा गिलास से ज़्यादा, और बीकर की तली में बैठ जाता है। यदि हाँ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संतृप्त विलीन हो गया। देखिए ये नई परिभाषा आ गई। संतृप्त विलीन का मतलब हो गया कि जब किसी पदार्थ के अंदर या किसी द्रव के अंदर किसी पदार्थ की मात्रा को घोलते हैं तो एक अवस्था के बाद में वो पदार्थ की मात्रा उसमें घुलनी बंद हो जाती है, तो वो संतृप्त विलीन हो गया। मतलब नमक के अंदर है ना, पानी के अंदर है ना, नमक डालते रहेंगे तब तक तो वो असंतृप्त विलीन है, अर्थात घुलता रहेगा। लेकिन एक समय बाद में वो नमक और पानी बराबर हो जाएगा और घुलना बंद हो जाएगा, तो वो हो जाएगा संतृप्त विलीन बन जाएगा। अर्थात अब इसमें और नहीं घुलेगा। असंतृप्त का मतलब और घुल सकती है, जबकि संतृप्त में और नहीं घुलेगा। ये दोनों बातें याद रखनी, संतृप्त और असंतृप्त। यहाँ एक संकेत है जो ये बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहले ने किया। पहले यही गलत किया कि उसने ज़्यादा नमक डाल दिया, जिससे वो संतृप्त मात्रा बन गई और नहीं घुला, क्योंकि नमक की मात्रा ज़्यादा हो गई। अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलीन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा में बहुत अधिक था। अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया, जिससे पुनः प्राप्ति नहीं किया जा सका। वे अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकते। ये मैंने बताया था कि अगर जल वापस नहीं निकल रहा है, ज़्यादा नमक डाल दिया, तो उसमें और ज़्यादा पानी डालो, जिससे वो पूरा घुल जाए और फिर उसको निकाल लो। बिल्कुल। नेक्स्ट है कि कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल को उसी मात्रा में संतृप्त बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? तो संतृप्त विलीन इसमें क्या गया कि क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलीन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? तो जल की मात्रा में जितना नमक घुलेगा ना, जब तक संतृप्त नहीं हो सकता तो तब तक घोल सकते हैं। बीकर में कुछ जल लीजिए, उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसमें और नमक न घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलीन प्राप्त होता है। बिल्कुल। अब आगे नमक नहीं घुलेगा। अब इस संतृप्त विलीन में कम मात्रा में नमक मिलाना और इसको गर्म करना है। आप क्या पाते हैं? बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया है? हाँ, तो यह इस विलीन में गर्म करने से इसमें अधिक नमक घोल सकते। क्या मतलब हुआ कि एक जल है, उसमें आपने पानी डाला इतना है, फिर नमक डालते रहे, थोड़े समय बाद वो है ना गाढ़ा हो गया, घुलना बंद हो गया, तो आप क्या करोगे? गर्म करोगे। तो गर्म करने से क्या होगा? जो जल होगा ना, गर्म करने से ना, जैसे जल के कण होते हैं ना, वो है ना, जैसे कहते हैं कि ठोस होता है ना, तो वो धीरे धीरे ना खुलने लग जाता है। इससे थोड़ा बहुत नमक और घुल जाता है, लेकिन एक समय के बाद ना फिर वो घुलना बंद होता है। इस गर्म विलीन को ठंडा होने दीजिए। क्या यह बीकर की नली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? इस क्रियाकलाप से यह सूझाता है कि गर्म करने पर नमक की थोड़ी सी अधिक मात्रा घोल सकते हैं। बिल्कुल। एक लिमिट के बाद में थोड़ा सा अगर गर्म करें तो थोड़ी सी उबल जाती है। कभी कभी होता है ना, जैसे कोई कठोर चीज़ होता है तो उसको जल में नहीं घुलती, तो उसको उबालते हैं, तो उबालने से वो थोड़ी सी आसानी से घुल जाती है। बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं जल में जैसे घुलने वाली चीज़ें। ये क्रियाकलाप मैंने आपको समझा दिया कि जैसे कौन सी चीज़ें घुलती है, कौन सी नहीं घुलती है, उसके बारे में। नमक है तो जल में घुलने वाले पदार्थ की मात्रा। नमक है वो जल में घुलती है लेकिन पूरी नहीं घुलती, अर्थात नहीं घुलती है कह सकते। चीनी है वो कम्प्लीटली घुलती है, यानी कि जो प्राप्त वापस नहीं होती है, लेकिन नमक को वापस प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उसके कण मोटे होते हैं या बड़े होते हैं। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मंथन का मतलब क्या है? संघनन का मतलब क्या है? निस्तरण का मतलब क्या है? वाष्पन का मतलब क्या है? निस्यंदन का मतलब क्या है? हस्तचयन का क्या है? संतृप्त विलीन है, अवसादन है, चालन है, विलयन है, थ्रेसिंग है, निष्पावन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मंथन यानी कि जब नोखन को अलग करते हैं ना दही में से, तो उसको मंथन मथा जाता है। संघनन जब है ना वाष्प को वापस है ना पानी में बदलते हैं तो वो संघनन होगी। निस्तरण जब कोई कचरा होता है ना वो पानी के ऊपर आ जाता है, उसको टेढ़ा करके निकालना निस्तरण। वाष्पन जब है ना पानी को गर्म करते तो वाष्प बनती है, वाष्पन। निस्यंदन जब किसी है ना द्रव को छानते हैं तो उसमें से ऊपर कचरा बच जाता है तो निस्यंदन। हस्तचयन जब कोई कठोर पदार्थ है ना उसको हाथ से अलग करते हैं ना तो उसको हस्तचयन हो गया। संतृप्त विलीन
जब किसी विलयन में या द्रव में कोई पदार्थ मात्रा घोलते हैं तो एक समय बाद वो घुलनी बंद हो जाती है नमक, तो उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। अवसादन क्या होता है, जब कोई है ना कण है दो प्रकार के, तो उसको पानी डालते हैं तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, तो वो अवसादन हो गए। चालन विधि, चालन का मतलब क्या हो गया, चालन विधि है कि जिसके अंदर है ना हम कोई है ना चीज कैसे छलनी से छाना जाता है या हिला करके, तो उसको चालन विधि कहते हैं। विलीन हो गया कि जिसमें ना कोई दो पदार्थ मिलाए जाते हैं, घोले जाता है, विलीन हो गए। थ्रेशिंग हो गया कि जैसे अनाज की बहुत सारी मात्रा है तो उसको है वो हम कैसे हैं पृथक करने के लिए। निष्पावन क्या हो गया, जब कोई सूखी चीजें या भूसा वगैरह मिक्स है अनाज में तो उसको हवा के द्वारा उड़ा करके निकालते हैं। अब आते हैं इसके सारांश पे। सारांश मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपके जो क्वेश्चन है उसके आंसर मिलने वाले। सारांश में पहला है हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों को पृथक करने की कुछ विधियां हैं। बिल्कुल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अवयवों को पृथक करने की कोई विधियों के नाम बताना दो, तो आप हस्तचयन बता देना, निष्पावन बता देना, चालन है, अवसादन है, निस्तारण है, निस्यंदन बता देना। अनाज से भूसा और पत्रों को हस्तचयन विधि से पृथक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बड़ी बड़ी मात्रा। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, निष्पावन द्वारा भारी बीजों को निष्पावन से अलग कर सकते हैं। किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक कर सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग माप होते तो उसको छान करके या ऊपर से निस्यंदित कर सकते हैं। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि से जल को पृथक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर के भाग वाले, थोड़ा सा सारांश और पढ़ लेते हैं। द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक कर सकते हैं, बिल्कुल निस्यंदन से जो अवयव जो घुले नहीं है, जो पदार्थ अविलेय, उनको निस्यंदन से या अलग करके निकाल सकते हैं। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, बिल्कुल वाष्प में बदलना जल को वाष्पन। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में कर सकते हैं, बिल्कुल नमक अगर जल में घुला है तो वाष्पन द्वारा वाष्प बना के जल को उड़ा देते हैं और पीछे नमक बच जाता है, बिल्कुल। नेक्स्ट है कि जिस विलीन में कोई पदार्थ और अधिक ने घुल सके वह विलीन संतृप्त विलीन कहलाता है, बिल्कुल एक मात्रा के बाद में एक समय के बाद वो घुलना बंद हो जाता है। किसी पदार्थ के विलीन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोल सकते हैं, बिल्कुल घोल सकते हैं। जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है, बिल्कुल। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर हुए मोस्ट पार्ट। हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों है, कोई दो उदाहरण। क्योंकि दो प्रकार के अवयव होते हैं या मिश्रण होते हैं तो उसमें से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कुछ कम इंपॉर्टेंट होती है, तो उनको पृथक करने के अलग अलग उनका उपयोग किया जा सकता है। और जैसे अनाज है उनमें से कंकड़ पत्थर का उपयोग करते हैं ताकि शुद्ध या अशुद्धि को अलग कर सके। अब है कि निष्पावन से क्या अभिप्राय है और इसका उपयोग कहाँ होता है। देखिए मैंने आपको बताया था ना, हस्तचलन, थ्रेशिंग और निष्पावन। निष्पावन का मतलब है कि जैसे कोई अनाज है, अनाज में भूसा वगैरह है तो उसको है ना सूप के माध्यम से हवा में गिराते हैं तो वो आगे भूसा उड़ जाता है, अलग हो जाता है, वहाँ पर निष्पावन का प्रयोग करते हैं अनाज को शुद्धिकरण में। नेक्स्ट है कि मकान पकाने से पहले दालों को किसी नमूने से आप भूसे और धूल के कणों को पृथक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पकाने से पहले दाल के अंदर पानी डालोगे तो उसके अंदर जो मिट्टी के कण वगैरह भूसा ऊपर आएगा, फिर उसको आप निस्यंदन कर लेता या निस्तारण करते हैं तो वो बाहर हो जाता है निस्तारण विधि से। नेक्स्ट है छालन से क्या अभिप्राय है, कहाँ उपयोग है। छालन कह सकते हैं इसको, या इसको आप है ना निस्यंदन भी कह सकते हैं, यानी कि जो छानने वाली चीजें होती हैं छलनी द्वारा उसको छालन कह सकते हैं। इसका उपयोग जैसे चाय से पत्तियों को अलग करने में कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे, तो इनके अंदर पानी डालेंगे जिससे रेत है वो नीचे बैठ जाएगी और जल ऊपर होगा, फिर उसको निस्तारण विधि से जल को निकाल देंगे। नेक्स्ट है आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है, अगर हाँ तो उसे कैसे करेंगे। तो आटे और चीनी में से कैसे करेंगे, तो आप है ना यहाँ निष्पावन विधि करना, यहाँ जल मत डालना क्योंकि आटा फिर है ना गीला हो जाएगा और चीनी निकलेगी नहीं। आप है ना निष्पावन से करोगे तो आटा हवा में आगे आ जाएगा और चीनी नीचे गिर जाएगी, यह विधि इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि पंकिल जल के किसी नमूने को आप स्वच्छ जल में कैसे करेंगे। पंकिल मतलब जिसमें कीचड़ मिल गया, जो गंदा हो गया, तो उसको आना आप बर्तन में भर के गिलास में रखोगे ना तो कुछ समय बाद जो कचरा होगा ना वो नीचे बैठ जाएगा और साफ जल ऊपर आएगा, फिर उसको निस्तारण से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों को भरना है। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या करते हैं, यानी कि धान के दानों की डंडियां होती है ना
उनको पृथक कैसे कर सकते हैं? तो उनको आप है ना, जैसे अगर बड़ी धान की डंडियाँ हैं तो उनको आप हस्तचयन विधि से भी अलग कर सकते हैं धान की विधियों को, यानी कि हस्तचयन आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तथा मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की ये प्रक्रिया क्या कहती है? ये पनीर वाली प्रक्रिया। तो इसमें क्या होता है, इसको छालन भी कह सकते हैं या कह सकते हैं निस्यंदन विधि, यानी कि जिसके अंदर जैसे पानी निकल जाता है नीचे दूध और ऊपर है वो पनीर बच जाती है, तो निस्यंदन विधि हो गई। नेक्स्ट है कि समुद्र के जल से नमक प्रक्रिया से किससे प्राप्त करते हैं? तो समुद्र के जल को है ना वाष्पन विधि से करते हैं, क्योंकि समुद्र के जल में नमक होता है ना, तो उसको वाष्प बनाते हैं तो पानी उड़ जाता है और नमक है वो नीचे रह जाता है, वाष्पन विधि। नेक्स्ट है कि जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती है बिल्कुल। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कह सकते हैं आप कह सकते हैं इसको आप निस्तारण विधि कह सकते हैं, यानी कि निस्तार करके इसको निकाल दे। अब सत्य और असत्य के बारे में बताना हमको क्या है कि दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। दूध और जल को कैसे आप पृथक करोगे, दूध और जल को? तो इसमें क्या गया कि निस्यंदन का मतलब हो गया छानना। तो छान करके हम दूध और जल को पृथक नहीं कर सकते हैं। जैसे इसको है ना निस्तारण से करेंगे, निस्यंदन से नहीं करेंगे, मतलब ये हो गया गलत। निस्तारण का मतलब आप है ना रख दोगे, कुछ टाइम बाद तो जल है वो ऊपर आ जाएगा और दूध है वो नीचे रह जाएगा, तो ना उसको है ना आप निस्तारण कर सकते हैं, निस्तारण द्वारा अलग कर सकते हैं, तो ये हो गया गलत हो गया। नेक्स्ट है नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन विधि से पृथक कर सकते हैं। नमक और चीनी को तो निष्पावन विधि का मतलब हो गया ऊपर से हवा में गिराना, तो इससे तो हो गया नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो इसको कैसे अलग करोगे? तो इसको आप है ना कह सकते हैं कि इसके अंदर है ना आप वाष्पन विधि से कर सकते हैं, लेकिन नमक तो बच जाएगा और वो चीनी वाला पानी उड़ जाएगा, तो ये भी गलत है। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक निस्यंदन विधि से कर सकते हैं, निस्यंदन यानी कि छान करके, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, ये आंसर। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण विधि से कर सकते हैं, ये भी गलत है। अनाज और भूसे का निस्तारण मतलब अलग करके नहीं कर सकते, इसको है ना कह सकते हैं हस्तचलन विधि से कर सकते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट है कि जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं, इसके लिए शिकंजी में बर्फ पानी घोलने से पहले डालोगे या उसके बाद में? इस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना कब संभव होगा? तो आप है ना पहले डालोगे ना तो चीनी ज़्यादा घुलेगी, बर्फ बाद में डालोगे तो, क्योंकि बर्फ डालने के बाद है ना वो पानी है वो कैसे ठंडा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, उसमें चीनी कम घुलती है, क्योंकि अभी बताया था ना कि गर्म करने पर ज़्यादा घुलती है। तो ये हो गई आपकी बात। तो ये हो गया आज का हमारा क्वेश्चन। जैसे इसमें है ना पहले के पुराने समय में बताया गया कि निष्पावन करने वाले गुस्ताव कॉर्बेट की एक पेंटिंग है 1853 की, जिसमें मूसी डे बियर्स आर्ट्स फ्रांस की, यानी कि इसमें ना ये से हवा के माध्यम से अनाज को छानते हैं। तो आई होप आपको ये तीसरा लेसन समझ में आया होगा और चौथा लेसन बहुत ही जल्द आने वाला है। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना, और अभी तक आपने नेक्स्ट लेवल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना नहीं भूलें, क्योंकि लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम नेक्स्ट सीरीज लेके आते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नई लेसन के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।